थर्मोडायनेमिक्स यूनिट से है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो आपका किरचॉफ का समीकरण है, किसी पदार्थ के उसके टेम्परेचर, उसमें होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन और उसके उष्माधारिता मतलब हीट कैपेसिटी पे जो है वो डिपेंड करता है। तो तीनों से रिलेटेड जो भी आपका समीकरण बनेगा उसे हम किरचॉफ समीकरण या किरचॉफ इक्वेशन जो है वो कहेंगे। लास्ट में इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये इक्वेशन को जो है वो निकालते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले आपको लिखना है कि मान लो कोई ए पदार्थ है जो कि बी में जो है वो परिवर्तित हो रहा है। हमारे पास कोई ए केमिकल सब्सटेंस या भी कुछ भी हो सकता है। ए हम लोगों ने पदार्थ लिया हुआ है जो कि बी में जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए से बी में यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। तो चलिए हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो के बाद हमारे पास कोई ए पदार्थ है जो कि बी पदार्थ में जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये चेंज जो है वो क्यों होगा? जब हम इसे जो है वो टेम्परेचर देंगे, जब हम इसे हीट देंगे, जब हम इसे टेम्परेचर देते हैं तो ये जो है वो बी पदार्थ में जो है वो चेंज हो जाता है। मान लो ये जो आपका ए पदार्थ है वो अवस्था ए में है, मतलब इसे स्टेट ए मानेंगे, और ये जो आपका बी पदार्थ है उसे हम स्टेट बी मानेंगे। मान लो ये जो आपका पदार्थ है जब आप इसे हीट देते हो तो इसका टेम्परेचर जो है वो T1 होता है, लेकिन जब ये इस हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या अपने तरफ जो है वो अवशोषित कर लेते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो T2 हो जाता है। मतलब पहले टेम्परेचर जो है वो कम था, लेकिन जब हम लोगों ने इसे हीट दिया तो ये जो होता है इसका टेम्परेचर जो है वो T2 जो है वो हो जाता है। मतलब पहले ये अवस्था ए में था, अब ये अवस्था बी में जो है वो चला जाता है। तो अगर हम इसके एंथैल्पी की बात करें तो अगर हम किसी पदार्थ में टेम्परेचर देते हैं या फिर उसके टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसके एंथैल्पी में भी परिवर्तन जो है वो आ जाता है। अवस्था ए में जब वो कंडीशन ए कंडीशन में था तो उसका जो एंथैल्पी था वो HA था, और जब वो अवस्था बी में गया मतलब स्टेट बी में जब वो चला गया तो उसका जो एंथैल्पी है वो HB जो है वो हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस पदार्थ को जो है वो टेम्परेचर दिया है, इसके टेम्परेचर में हम लोगों ने वृद्धि किया हुआ है, इस कारण इसके एंथैल्पी में भी जो है वो परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए अब इसी चीज को जो है वो इक्वेशन के थ्रू जो है वो समझते हैं क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। दो कंडीशन पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो स्थिर दाब पर, मतलब जो हमारा पदार्थ का जो भी हमारा प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। आपका प्रेशर जो जिसे हम पी से जो है वो प्रदर्शित करेंगे, पी को हम लोग जो है वो पी ही लिखेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर जो है वो लिया हुआ है। दूसरा कंडीशन पे जो है वो हम स्थिर आयतन पे जो है वो बात करेंगे, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो वहां पे कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सबसे पहला कंडीशन हम लोग यहाँ पे स्थिर दाब के लिए जो है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं की एंथैल्पियों का अंतर होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टेट बी और स्टेट ए दोनों का एंथैल्पी बताया था, HB और HA मैंने आप लोगों को बताया था। तो इनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम डेल्टा H से जो है वो प्रदर्शित करेंगे, और डेल्टा H इक्वल होगा HB माइनस HA। तो इसे हम लोगों ने डेल्टा H1 जो है वो लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग इसे अवस्था बी के लिए जो है वो वैल्यू जो है वो पहले निकाल रहे हैं। मतलब अगर अवस्था बी के लिए हम लोग निकाले एंथैल्पी परिवर्तन तो ये HB माइनस HA होगा, जिसे हम डेल्टा H1 से जो है वो प्रदर्शित करेंगे। अब हम देखते हैं प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं के ताप में अंतर, मतलब अवस्था ए से अवस्था बी के टेम्परेचर में क्या जो है वो चेंजेस हो रहा है। तो इसे हम जो है वो डेल्टा T से प्रदर्शित करेंगे, और डेल्टा T इक्वल हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 क्या था? अवस्था बी का टेम्परेचर था, और T1 क्या था? अवस्था ए का टेम्परेचर था। तो इस प्रकार डेल्टा T इक्वल हो गया आपका T2 माइनस T1। ये क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इस ताप की वृद्धि में दी गई ऊष्मा। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, हम लोगों ने इसे जब हीट दिया तो ये टेम्परेचर T2 हो गया। तो अगर यहाँ के टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग इसे कुछ ना कुछ हीट जो है वो दिए हुए हैं, तभी इसके टेम्परेचर में जो है वो वृद्धि हो रहा है। तो अगर हम उसी हीट की यहाँ पे गणना करें अवस्था बी के लिए, क्योंकि अगर स्टेट बी में है तो वो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो अगर हम हीट की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हम उसे जो है वो डेल्टा T CPB से जो है वो प्रदर्शित करेंगे। ये जो आपका CPB है वो अवस्था बी की उष्माधारिता है, मतलब वो उसकी हीट कैपेसिटी है, क्योंकि वो उस टेम्परेचर को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उस हीट को जो है वो अपने अंदर जो है वो ग्रहण कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। तो इसे हम जो है वो प्रदर्शित करेंगे डेल्टा T CPB से। तो तीन चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले आपको एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1
जिसका वैल्यू आपका आया है HB माइनस H1 डेल्टा T T2 माइनस T1 और इसमें दी गई आपकी ऊष्मा डेल्टा T CPB। इतना क्लियर हुआ। ये आपके अवस्था बी के लिए हम लोग जो है वो निकाल रहे हैं। तो अगर हम देखें संपूर्ण प्रोसेस में, मतलब पूरे आपके प्रोसेस में टोटल ऊष्मा परिवर्तन जो है वो कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा T CPB। मतलब ये जो आपका एंथैल्पी परिवर्तन था और ये जो आपका दिया गया जो हीट था, ऊष्मा था, उसे हम दोनों को जो है वो आपस में जोड़ देंगे तो पूरे प्रोसेस में जो भी ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, हीट में चेंजेस आ रहा है, वो जो है वो आपका निकल जाएगा। इसे हम जो है वो समीकरण 1 करके जो है वो लिख देंगे। ये तो हुआ आपका अवस्था बी के लिए। अगर हम अवस्था ए की बात करें, मतलब ये वाले कंडीशन की अगर हम बात करें अवस्था ए की, तो अवस्था बी में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो हीट को जो है वो अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन अवस्था ए में हम देखेंगे कि हम उसे जो है वो हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि हम उसे कितना हीट यहाँ पे हम जो है वो उसे दे रहे हैं। तो इसे हम लोग जो है वो दूसरे विधि में, मतलब स्टेट ए के लिए हम जो है वो इस प्रकार का समीकरण बनाएंगे। सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा H1 की जगह आपका डेल्टा H2 हो जाएगा। डेल्टा टी जो है वो सेम रहेगा। सीपी भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, स्थिर दाब के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो आपका बी है वो यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि हम अवस्था ए के लिए जो है वो इसे बनाए हुए हैं। तो दो प्रकार का हमें जो है वो समीकरण प्राप्त हो जाता है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 और 2 को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू अब आगे हम किरचॉफ समीकरण जो है वो निकालेंगे। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। क्या क्या हम लोगों ने अभी तक से किया? एंथैल्पी परिवर्तन हम लोगों ने देखा डेल्टा H, उसके बाद हम लोगों ने टेम्परेचर में चेंजेस देखा डेल्टा T, उसके बाद हम लोगों ने देखा हम लोगों ने कितना हीट यूज किया है, उसे हम लोगों ने डेल्टा T CPB जो है वो यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने दोनों अवस्थाओं में जो हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ है उसे हम लोगों ने समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है वो नाम दे दिया है। तो चलिए हम आगे का इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। उष्मागतिकी की प्रथम नियम के अनुसार दोनों जो है वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि उष्मागतिकी की प्रथम नियम में क्या कहा गया था, उष्मा ना तो जो एनर्जी है ना तो उत्पन्न होती है और ना ही वो जो है कहीं नष्ट होती है। मतलब उसके जो है वो रूप में परिवर्तन जो है वो होता है। इस प्रकार से कुछ था, उष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ जो है वो इस प्रकार से था। तो कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन का जो आपका हीट होगा वो दोनों जो है वो इक्वल होगा। तो इसे हम जो है वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा T CPB, मतलब जो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें जो प्राप्त हुआ था उसे हम इक्वल करके जो है वो लिख देंगे। सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जो H2 H1 है उसे हम इस तरफ ले आएंगे। तो ये आपका H2 माइनस H1 अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। ये जो डेल्टा T है उसे भी हम यहाँ पे ले आएंगे, दोनों में से कॉमन निकाल के हम डेल्टा T को इधर जो है वो ले आएंगे और यहाँ पे आपका केवल बच जाएगा CPB माइनस CPA। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 है उसे हम डायरेक्ट जो है वो डेल्टा H करके जो है वो लिख देंगे अपॉन डेल्टा T और ब्रैकेट में P इक्वल डेल्टा CP, क्योंकि ये जो CPB माइनस CPA होता है इसके इक्वल हम जो है वो डेल्टा CP जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका हीट कैपेसिटी है, मतलब ये आपका उष्माधारिता है। तो यहाँ उष्माधारिता में जो है वो परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन जहाँ वर्ड आता है उसे हम डेल्टा से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो उष्माधारिता मतलब हीट कैपेसिटी के लिए भी हम डेल्टा करके जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेल्टा T है उसे आप डेल T जो है वो लिख सकते हो, मतलब डेल्टा H अपॉन डेल टी पी इक्वल डेल्टा CP। ये आपका हो गया समीकरण 3 और यही आपका किरचॉफ का समीकरण है। इस समीकरण को हम किरचॉफ का समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी आपके पास अगर कोई पदार्थ है तो उसकी जो उष्माधारिता होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका जो एंथैल्पी होता है, तीनों एक दूसरे से जो है रिलेटेड होते हैं। अगर हम किसी पदार्थ को टेम्परेचर में, जो उसके टेम्परेचर में अगर हम चेंज करते हैं तो उसके जो एंथैल्पी है उसमें भी चेंजेस होता है, उष्माधारिता में भी जो है वो परिवर्तन आता है। अब हम इस समीकरण को किरचॉफ समीकरण कहते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा H को हम डेल्टा H2 माइनस H1 भी लिख सकते हैं और ये जो डेल T है उसे हम T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, डेल CP। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम में अगर प्रूफ दैट करके ये आता है तो भी आपको किरचॉफ का समीकरण ही लिखना है, इस टाइप से आता है तो भी आपको किरचॉफ का समीकरण ही लिखना है। दोनों जो है वो सेम है। तो
तो ये दोनों को हम किरचॉफ का समीकरण कहते हैं। ये जो आपका समीकरण था वो स्थिर दाब के लिए था। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट था, प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल भी हम चेंज नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि स्थिर आयतन पर आप किरचॉफ समीकरण निकालिए, सेम आपको एज इट इज निकालना है, बट यहाँ पे आपके डेल्टा एच की जगह जो है वो आपको डेल्टा यू लिखना है, जो कि इसका आंतरिक ऊर्जा या जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी होता है, और आपको पी की जगह जो है वो वी लिखना है। बाकी एज इट इज पूरा जो है वो सेम रहेगा। तो दोनों के लिए हम लोगों ने देखा, स्थिर दाब के लिए और स्थिर आयतन के लिए। तो ये है गाइस आज का आपका टॉपिक किरचॉफ समीकरण। और फाइनली आपका थर्मोडायनेमिक्स यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके बाद जो है वो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा, तो उसे भी चेक जरूर करें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।